गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई आज की क्लास, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई। वेलकम टू करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या समझना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी एक नंबर में आती ही है और समझेंगे फटाक से। इसके बाद आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो करेंगे। और ये कंबाइंड क्लास है क्योंकि वाहिद ये जो है ऐसा टॉपिक है जो सभी में चल रहा है। आज एक ही क्लास हुई है, 5:30 की अलग से नहीं हुई है। और उससे क्या फर्क पड़ता है मोहम्मद कि सीक्वेंस में होती नहीं होती। जब उस दिन शाम को इंटेलिजेंस हम कर चुके थे वाइगॉस्की के बाद, तो इंटेलिजेंस को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, है ना। फिर इसके बाद कोलबर्ग हो जाएगा। दो अलग अलग सारी चीजें अलग हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी में बाधा क्रिएट करेगा अगर पहले या बाद में होता है तो। मैं खुद ही उन टॉपिक्स का ध्यान रखती हूँ जो एक के बाद दूसरा होना चाहिए। ठीक। मल्टीपल इंटेलिजेंस एक सिद्धांत है। मल्टीपल का मतलब ही होता है कई सारे, यानी बहु। ठीक। इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि, बहु बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं हम इसको। बुद्धि के बारे में बेसिक बातें हमने लास्ट क्लास में की थी कि कैसे आईक्यू आया और क्या कहानी है। ठीक। पहले माना जाता था कि बुद्धि जो है सिर्फ एक एंटिटी है, यानी बुद्धि का एक प्रकार है, लॉजिकल एबिलिटी, तार्किक क्षमता, जो एल्फ्रेड बिने ने दिया था। एल्फ्रेड बिने नाम के एक व्यक्ति थे। और ये मौसम ही ऐसा है भाई, तबीयत लोगों की खराब हो सकती है इस टाइम पे, कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करें, नहीं मैं कोलबर्ग इस तरह से समझाऊंगी कि आपको मुश्किल ना लगे, वो कल की क्लास में आएगा। ठीक। नहीं, ये 7 से 8 की क्लास है आपकी। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। पहले ये बात आई जब बुद्धि की पहला परीक्षण आया और भी कुछ चीजें हुई, तो एक चीज निकल करके आई कि वेट फॉर अ मिनट। यप, ये इसमें थोड़ा सा पंगा है कि जो बुद्धि के प्रकार हैं, कि बुद्धि क्या है, एक सिंगल एंटिटी है या वन फैक्टर थियरी निकल करके आई थी। वन फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस आई थी जब बुद्धि की थियरीज आना शुरू हुई, और वो एल्फ्रेड बिने ने ही दी थी। वो जो थियरी थी एल्फ्रेड बिने ने ही दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत की। सॉरी, एक सिंगल फैक्टर होता है बुद्धि, बुद्धि एक तत्व होती है। ये जो थियरी है ये आपके एल्फ्रेड बिने ने दी थी। ठीक। ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं जो आजकल चलन में नहीं है, तो उनको हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, बहुत सारी थियरीज हैं, बट पूछी नहीं जाती हैं। आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि पहले जब सिंगल फैक्टर थियरी कहा गया या सिंगल फैक्टर कहा गया बुद्धि को, है नहीं, सिंगल फैक्टर, या फिर इसको यूनिफैक्टर थियरी कहा जाता है, या वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिफैक्टर होता है एक तत्व बुद्धि सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत किसका? बुद्धि का। एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का क्या होता है भाई? ये मतलब बुद्धि एक सिंगल फैक्टर है, वन एक सिंगल यूनिट है बुद्धि, अगर हम बात करें, है ना, एक ही फैक्टर है बुद्धि। बात सही है या नहीं है? तो अगर हम देखें, ये एल्फ्रेड बिने ने थियरी दी थी। इसके बाद फिर टू फैक्टर आई जो कि आपके स्पीयरमैन नाम के व्यक्ति, इतना आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूं। इनकी थियरी पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, अभी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इतना मैं बता देती हूँ। अल्फ्रेड बिने कह देते हैं इनको हिंदी में। क्या कह देते हैं? अल्फ्रेड बिने। तो बिने की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने बुद्धि की का पहली जो है आपकी, पहली तो क्या कहें, बट एक थियरी है जो सिंगल फैक्टर के, एक ही फैक्टर बुद्धि है। 1904-5 में आ गई थी ये भी। बुद्धि एक प्रकार की एबिलिटी है, यानी आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप म्यूजिक में भी होंगे, म्यूजिक में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में भी होंगे, हर चीज में अच्छे होंगे। इस थियरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना हुई बहुत ही भयंकर तरीके से, और समझा गया कि बुद्धि एक तत्व नहीं होती, बुद्धि को एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि एक व्यक्ति एक चीज में बुद्धिमान है तो हर चीज में बुद्धिमान होगा। बुद्धि का एक ही प्रकार होता है, लॉजिकल एबिलिटी जिसको कह देते हैं, यानी तार्किक क्षमता जिसको हम कहते हैं। ऐसा नहीं है। ये थियरी क्रिटिसाइज हुई बहुत ज्यादा कि तार्किक क्षमता ही बुद्धि है, बुद्धि का एक प्रकार है, जी नहीं। फिर थियरी आई इसके बाद, टू फैक्टर थियरी, जिसको हम कहते हैं बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी क्या है भाई, समझते हैं कहानी को। इसको कहते हैं द्विबुद्धि सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं इसको। बुद्धि का
द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत मतलब क्या है इस बात का कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, दो फैक्टर हैं। इसको जनरल और स्पेसिफिक, ये दो फैक्टर्स में बांटा गया है ना। जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि, यानी एक बुद्धि का प्रकार है जो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है आपकी आनुवांशिकता से, और वो बुद्धि के हर एक क्षेत्र में काम करेगा, हर एक एबिलिटी को जनरल एबिलिटी या जनरल फैक्टर, और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट क्षमता या विशिष्ट तत्व। विशिष्ट है जो किसी एक विशिष्ट चीज में काम आएगा, स्पेशल फैक्टर है एक तरह का। इसको स्पेशल फैक्टर वैसे मत कहिएगा, पेपर में अगर पूछे तो स्पेसिफिक ही लगाना है। विशिष्ट तत्व जैसे एक जनरल एबिलिटी होती है जो आपके अंदर जन्म से या हेरिडिटी से है, कि मान लीजिए विराट कोहली में या आपकी स्पोर्ट्स की एबिलिटी अच्छी है, तो भागने दौड़ने में आप अच्छे हैं, आपकी शारीरिक क्षमताएं अच्छी हैं, तो आपके अंदर वो जनरल एबिलिटी हो गई कि आप उस चीज में बेहतर हैं। तो विराट कोहली की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर है कि कोई एक विशिष्ट चीज। तो जनरल एबिलिटी विराट कोहली की हो गई कि वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं और सब अच्छा ही खेलेंगे, लेकिन अच्छा ही मतलब नॉर्मल इंसान से। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी विशिष्ट क्षमता किसमें है? उनकी विशिष्ट क्षमता है बैडमिंटन, उसमें क्रिकेट में, एज यू नो, है ना। दिमाग पता नहीं कहां है, बैडमिंटन बोल रही थी, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्रिकेट में। वैसे ही अगर हम बात करें तो मैं कोई भी सब्जेक्ट जनरली पढ़ा लेती हूँ, सीटेट को लेके तो सारे ही सब्जेक्ट, और यूट्यूब पे मैंने बहुत बार कराए भी हैं, पढ़ा भी सकती हूँ। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरी विशिष्ट क्षमता किसमें है तो मैं कहूंगी सीडीपी में है, जिसमें 30 आउट ऑफ 30 आप लोग लाते भी हैं, और मुझे मजा भी सबसे ज्यादा वही डिस्कस करने में आता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हुई विशिष्ट क्षमता। फिर अगर हम बात करें तो गाना कोई भी गा सकता है, ये जनरल एबिलिटी है, लेकिन लता मंगेशकर जी गाना बहुत अच्छा गाती हैं, ये उनकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हुई, है ना। या लता मंगेशकर जी या सोनू निगम अच्छा गाना गाएंगे, वो उनकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हुई, स्पेसिफिक फैक्टर हुआ। तो बुद्धि दो तत्वों से मिलकर के बनी हुई। ये जो जनरल फैक्टर है ये हर जगह पे हर एक स्पेसिफिक एबिलिटी में काम आता है, यानी जनरल फैक्टर वो है जिसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, आपको हेरिडिटी से मिला है, और जितना अच्छा जनरल फैक्टर होगा उतनी ही मदद ये आपको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में भी करेगा। तो ये बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझने के लिए ये दोनों प्रकार। ऐसी ही और भी थियरीज आई, जैसे एक ट्रायआर्किक थियरी है, उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है स्टर्नबर्ग की, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है और एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है। ऐसी फिर मल्टी फैक्टर थियरी है थॉर्नडाइक की। ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी है। इन सबको क्रिटिसाइज किया गया। अगर देखा जाए, आईक्यू की बात हुई कि सिंगल फैक्टर होती है, इसको तो क्रिटिसाइज कर दिया। ये स्पीयरमैन की थियरी नहीं, इनका नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन, जिन्होंने ये 2 फैक्टर थियरी दी थी। स्पीयरमैन नहीं कर दिया इनको तो चैलेंज। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो एक चीज को हमें ध्यान में रखना है, सब थियरी को देखें अगर, ठीक है ये सब आ गए, लेकिन गार्डनर ने कहा कि भाई बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं है, बुद्धि कोई एक आईक्यू टेस्ट नहीं है, है ना। हार्वर्ड गार्डनर इनका नाम है। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी एक पुस्तक थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी तो क्या ये इसमें 1981 में ये बुक आई थी, और इसमें 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की चर्चा हुई थी। आज के समय में बढ़कर के एज पर एनसीईआरटी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, है ना। ये बढ़ तो गए और 13 तक भी, 11, 12, 13 तक भी इसमें बुद्धि के प्रकार ऐड हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी 8 को ही मानती है अभी तक, तो आपको 8 को ही लेकर के चलना है, ठीक। इंपॉर्टेंट थियरी 1 नंबर में हर जगह पूछी जाती है, ठीक। तो अगर गार्डनर की माने तो इन्होंने कहा बुद्धि के कई प्रकार हैं, बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व नहीं है कि एक सिंगल एंटिटी है बुद्धि, एक प्रकार है, ऐसा नहीं है। बात सही है या नहीं है? ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, लोग अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आईक्यू में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर रहा तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। इन्होंने आईक्यू स्कोर एकमात्र तरीका नहीं माना, या बुद्धि को कोई एक प्रकार नहीं माना, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कर चुकी हूं मैं तो, मैं प्रेम, और बाकी जल्दी करा देंगे अगर एक कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए समझते हैं कहानी क्या है और देख लेते हैं। चलिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी आपके सिलेबस में इसको कह दिया गया है ना। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में इसको कह दिया गया है कि कई आयाम हैं। वैसे मल्टी डायमेंशनल एक 3 डायमेंशनल थियरी होती है जो अलग होती है इससे, उसको आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के कई प्रकार, बहुबुद्धि जिसको कहा गया है ना। कई अलग अलग प्रकार से बुद्धि
बुद्धिमान हो सकते हैं लोग, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है ना, कोई आपका फिजिकल एबिलिटी दौड़ भाग काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस में अच्छा हो सकता है, कोई स्पेशल इंटेलिजेंस में अच्छा हो सकता है। तो लोग अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं, ये बात गार्डनर कह रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर अभी जीवित हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं एक। ठीक, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं समझते हैं और देखते हैं चीजें, ठीक है ना। 8 टाइप कौन से हैं अभी आएंगे, उनपे एक एक करके तो पढ़ोगे हैं, सब कुछ कैसे पढ़ लोगे एक ही बार में। देखो एक बार, अगर हम ये 8 टाइप्स की बात कर रहे हैं, अगर हम ये 1983 में 83 में रिवाइज हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 83 हो सकता है, बुक का नाम तो आपसे पूछेगा नहीं है ना, वो बस आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे, हाँ नहीं, डेवलपमेंट की स्टेजेस अलग हैं, जीन प्याजे की स्टेजेस अलग हैं। डेवलपमेंट की स्टेजेस हम चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड ये सब पढ़ते हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, बस इतने तक ही पढ़ते हैं, तो वो अलग हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है, संज्ञानात्मक विकास की, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं जो अर्ली चाइल्डहुड वाली हैं, है ना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये आपकी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की थियोरीज हैं प्याजे की, ठीक है ना। बिल्कुल मिलेगी सोहेल। तो इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, यानी अगेन वही बात, गार्डनर कह रहे हैं कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, स्वतंत्र हैं ये सारे प्रकार एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे हैं तो हर चीज में अच्छे हो जाएंगे, तो ये स्वतंत्र हैं बुद्धि के प्रकार एक दूसरे से। जो 8 टाइप्स हैं मान लीजिए, तो कोई व्यक्ति एक में अच्छा है जरूरी नहीं है वो सब में ही अच्छा होगा, म्यूजिक में अच्छा है तो गणित में भी अच्छा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने और सीखने के विभिन्न तरीके हैं, यानी मल्टीपल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, मल्टीपल तरीके से बच्चा सीख सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, पेपर में फंसाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा 8 प्रकार हैं बुद्धि के, तो यानी 8 तरह से पढ़ा दो बच्चे को, 8 अलग अलग मेथड से पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। मेथड 80 भी हो सकते हैं, 8 प्रकार और 8 तरीके से पढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। बुद्धि के 8 प्रकार हैं, इसका मतलब है बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है और प्रकार बढ़ भी सकते हैं बाद में। और क्योंकि लोगों की जैसे लिखा हुआ ना, थिंकिंग और लर्निंग का तरीका अलग अलग है लोगों का, तो लोगों के सोचने और सीखने का तरीका डिफरेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोग अलग अलग तरह से सीखेंगे और अलग अलग तरह से सोचेंगे, ठीक है। तो उनको सिखाया भी फिर अलग अलग तरह से जा सकता है, मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 8 ही प्रकार फिक्स हैं और 8 ही प्रकार से सिखा सकते हैं, मल्टीपल तरीके से सिखा सकते हैं। प्रिया डाउट पूछो, कुछ बाद में पूछोगे ना क्लास के जब एंड हो रहा होगा, ठीक है ना। टाइम अभी भी वही रहेगा, डोंट वरी, 5:30 ही रहेगी कल से क्लास, जिनकी 5:30 होती है। तो ये 8 प्रकार हैं और 7 वाली एक्स्ट्रा में लगेगी, तो मैं चाह रही हूं 2-2 क्लास आपकी डेली होंगी, तो सिलेबस भी जल्दी। 7 बजे वालों की एक ही होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, आपका भी मैसेज पढ़ रही हूं मैं जबकि अच्छा नहीं है ना। देखा, देखो एक बार, तो गार्डनर क्या करें, 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये 8 प्रकार हैं, हिंदी में भी अभी बता दूंगी। विजुअल, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, काइंस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये 8 प्रकार हैं बुद्धि के। ये आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं है कि पहला ये होना चाहिए दूसरा ये होना चाहिए, एक एक को एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं कोमल, नोट्स भी पढ़ लोगे ठीक से तो बात बन जाएगी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, भाषिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बात सही है नहीं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषिक बुद्धि, स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी वो कौशल जो भाषा के उत्पादन में और इस्तेमाल में, प्रयोग में यूज किए जाते हैं, यानी वो कौशल जो भाषा को यूज करने में, जैसे अभी मैं लैंग्वेज का यूज कर रही हूं, प्रोड्यूस करने में, उत्पादन में, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, है ना। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी भाषिक बुद्धि उस व्यक्ति में कही जाएगी जिसकी भाषा पे पकड़ है, भाषा को समझने में बेहतर है, भाषा को इस्तेमाल करने में बेहतर है, भाषा के प्रयोग में बेहतर है, भाषा को नए ढंग से यूज करने में बेहतर है, या उत्पादन में बेहतर है। कविताएं लिख सकता है, मान लीजिए कविताएं तो चलो फिर भी म्यूजिक के आसपास चले जाती हैं, कहानियां लिख सकता है, राइटर हो सकते हैं, इसमें स्पीकर्स हो सकते हैं जो अच्छी भाषा बोल लेते हैं, है ना। तो पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, वो लोग जो ये बुद्धि को अपने अंदर समाहित करते हैं, ये वाली बुद्धि का प्रकार रखते हैं, वो वर्ड स्मार्ट कहे जाते हैं, यानी शाब्दिक रूप से स्मार्ट कहे जाते हैं, यानी उनको उनका शब्दों के खेल पे पकड़ है, उनकी शब्दों के साथ खेल सकते हैं वो,
ठीक है बात। तो अगर हम देखें यहां पे तो वर्ड स्मार्ट क्या होता है, वर्ड स्मार्ट यानी शब्द पे पकड़ है, तो रीडिंग में अच्छे होंगे, इनकी रीडिंग बेहतर मिलेगी आपको, हियरिंग सुन के समझने में भाषा को बहुत अच्छे होंगे, स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली अच्छा होगा, भाषा को जल्दी से समझ लेते हैं, कोई गाना है उसका मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। स्पीकिंग यानी बोलने में बेहतर होंगे, राइटिंग यानी लिखने में बेहतर होंगे, डिबेटिंग यानी डिस्कशन डिबेट अपनी वाद विवाद चर्चा परिचर्चा में अच्छे होंगे, है ना, डिस्कशन में चर्चा परिचर्चा वही आ गई आपकी, तो भाषा के ओवरऑल इस्तेमाल में अच्छे होंगे। बात सही है फ्रांसिस नायर, ठीक। तो यहां पे मतलब क्या हुआ, अब इसमें कौन से लोग आ सकते हैं, जो लिखते हैं भाषा को, राइटर्स हो सकते हैं, है ना, इसमें आपके स्पीकर्स हो सकते हैं, है ना, मोदी जी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपके कुमार विश्वास इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपके जितने भी राइटर्स रहे हैं वो इसका अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, है ना, और युवल नोआ हरारी हैं, है ना, कितनी सारी किताबें यहाँ लगी हुई हैं मेरे इसमें स्टडी में, और जितने भी राइटर्स मुझे नजर आ रहे हैं, एक बुक तो मुझे अपनी भी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम बात करें जैसे साइकोलॉजी की एक सिजरैली की बुक लगी हुई है, तो ये सब राइटर्स ही तो हैं जो भाषा में अच्छे हैं, अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, है ना। जॉन एलिया फिर वो थोड़ा पोइट्री की तरफ जा रहे हैं, तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी बेहतर है उनकी, और भाषक बुद्धि भी अच्छी है ऑफकोर्स। तो कह सकते हो आपके जो कवि वगैरह हैं वो सब यहाँ आते हैं और उनमें भाषा की पकड़ लगती है, और थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों में पोइट्री वगैरह अगर कोई कर रहा है तो वहां पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी शामिल है ना। तो यहाँ पे रीडिंग हियरिंग, तो जितने भी राइटर्स हैं, कवि हैं, है ना, पोइट हैं, स्पीकर हैं, भाषा को अच्छा बोलते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, सुषमा स्वराज जी इसमें एग्जाम्पल हो सकती हैं, और जितने भी अच्छे वक्ता आपके अटल बिहारी वाजपेयी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने भी आपके राइटर्स हैं, या हम बात करें महादेवी वर्मा से लेके शाहरुख खान इज ऑल्सो, कह सकते हैं कि गुड एग्जाम्पल, इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हैविंग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो जिन लोगों में मतलब भाषक बुद्धि है उनमें से एक अच्छा उदाहरण है शाहरुख खान, अच्छा वो बोल लेते हैं, भाषा के बेसिकली भाषा को इस्तेमाल करने की, यूज करने की जो क्षमता है वो बेहतर है। कोई कह रहा है मोदी जी सिंगिंग में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, बहुत ही खुशी की बात है, मैं समझ गई आप कौन सी सिंगिंग की। लॉयर्स में ये अच्छी क्षमता होती है, ऑथर्स में ये अच्छी क्षमता होती है, लेक्चरर्स में, टीचर्स में भी ये क्षमता अच्छी पाई जाएगी, है ना, सब में नहीं ऑफ कोर्स, इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है सारे टीचर बहुत ही अच्छा बोलते हो, बट हाँ जनरली अगर हम देखें तो टीचर में भी ये क्षमता बेहतर पाई जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज का यूज आपका बहुत है ना। कोई कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी, मैंने कभी उनको ठीक से सुना नहीं, बट हाँ कह सकते हैं। हाँ चलो आगे बढ़े। देखिए, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, भाषक बुद्धि की, तो भाषा के इस्तेमाल और उत्पादन, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज में लोग बेहतर होंगे। यहां मैं लिख देती हूं कि भाषा को उत्पादन करने में यानी बनाने में, चाहे वो लिखना हो, प्रोडक्शन या बोलना हो अपने तरीके से, प्रोडक्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज में बेहतर होंगे। लॉयर्स इसमें आ जाएंगे, जो वकील हैं आपके, लेक्चरर्स आ जाएंगे, जो व्याख्यान करता है, टीचर्स आ जाएंगे, राइटर्स आ जाएंगे, जर्नलिस्ट, वही जर्नलिस्ट भी जो हैं इनकी भाषक बुद्धि बहुत बेहतर मानी जाएगी, है ना। और अगर हम बात करें आपके लिरिसिस्ट, जो क्या लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, वो लोग भी इसमें बेहतर हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। तो जहां भी जो भी लोग भाषा का इस्तेमाल करने में बेहतर हैं, यानी वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखते हैं, ठीक है। स्मृति ईरानी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और कोई कह रहा है महेंद्र सिंह धोनी को आप कैसे भूल गई, वो डिपेंड करेगा, मतलब अब मैं सबका थोड़ी ना यहाँ पे लिस्ट बना के मैं अकाउंटेबल थोड़ी हूँ कि आपका फेवरेट व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया, मुझे पसंद है धोनी, बट इसका मतलब ये थोड़ी अब मैं सारे नाम कैसे, 100 नाम थोड़ी, सब कहेंगे 1000 नाम ले लो, अब जो मेरे दिमाग में उस टाइम आ जाएगा वो मैं बोल दूंगी, है ना, कैसी बातें करते हो। चलो, तो ये एक बात क्लियर हो गई। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद के कई सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, या भाषा को लेकर के बहुत ही आर्टिकुलेट जिसको हम कहते हैं। कोई कह रहा है अंजना ओम कश्यप फ्रॉम मीडिया, हाँ इवन सौरभ द्विवेदी सर, मतलब अच्छे मित्र हैं, काफी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं तो उनकी, बहुत अच्छी भाषा की पकड़, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे, भाषिक बुद्धि बहुत अच्छी है। बेसिकली जर्नलिस्ट हुए, टीचर्स हुए, लेक्चरर्स हुए, ये जितने भी प्रोफेशन हम देख रहे हैं यहाँ भाषा का इस्तेमाल है ही ज्यादा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी आती है सेकंड, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई नंबर ही है, आप लॉजिकल पहले पढ़ सकते हो, लिंग्विस्टिक बाद में पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हाँ थोड़ी बहुत मेरी भी ठीक है यार, है ना, बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे रोल जो है प्ले करते हैं, थोड़ी बहुत भाषिक बुद्धि अपनी ठीक है ये कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारे रोल एनवायरमेंट का, हेरिडिटी का, सबका ही रोल थोड़ा रहता है। हाँ जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब सबको, अब वो रवीश कुमार जी बिल्कुल। चलिए आ जाए, अब अपनी तारीफ क्या ही करूं, आप कह रहे हो तो एग्जामिनर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा ना। अब मैथ्स के टीचर हैं, जरूरी थोड़ी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी, मतलब एग्जामिनर जब आप
पेपर चेक कर रहे हैं तो उसकी बात। हाँ विकास दिव्य कीर्ति सर, बिल्कुल जी। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं। तो अगर हम बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी की, जब हम बात कर रहे हैं यानी तार्किक और गणितीय क्षमता की जब हम बात कर रहे हैं, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो कौशल जो वैज्ञानिक चिंतन एवं समस्या समाधान में बेहतर हैं। ठीक है ना। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी वैज्ञानिक चिंतन व समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, साइंटिफिकली लॉजिकली सोचने में लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस लगती है, गणितीय बुद्धि लगती है, गणितीय बुद्धि लगती है, गणितीय बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि कह लीजिए आप। तो अगर कोई साइंटिफिक ढंग से सोचता है, लॉजिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आ जाएंगी। तो लॉजिक कहाँ लगता है? साइंस में भी लगता है, मैथ्स में भी लगता है, फिजिक्स में भी लगेगा। तो यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही है। तो पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली, यानी तार्किक ढंग से सोचते हैं, एकदम तर्क, ये नहीं इमोशंस उनको पता है, लेकिन तर्क क्या है। किसी ने कहा 2000 के नोट में जो है चिप लगी हुई है, तो कैसे लगी हुई है समझाओ उसको। ठीक है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल लॉजिकली एंड क्रिटिकली, आलोचनात्मक समालोचनात्मक ढंग से हर चीज का एक एक पहलू को समझ पाना, एनालिसिस कर पाना। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रांग इन दिस कॉम्पोनेंट। तो जो भी साइंटिस्ट हैं, कोई इकोनॉमिस्ट है, ये सब इसमें बेहतर पाए जाएंगे, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, रामानुजन बहुत अच्छा उदाहरण है। शकुंतला देवी मूवी भी बनी थी उनके ऊपर, साउथ इंडिया से थी, और इंडियन मैथमेटिशियन कह सकते हो आप उनको। तो उन्होंने, वो भी इसमें अच्छी थी। विद्या बालन ने एक रोल भी प्ले किया है वो मूवी में, तो अगर आपने देखी हो तो अच्छी मूवी है। तो अगर हम देखें, मेरा मैथ्स ठीक था यार, है ना, मेरा मैथ्स ठीक था, मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी, नंबर बहुत अच्छे नहीं आए अंत में, क्योंकि पेपर मेरा, मुझे एग्जाम एंग्जाइटी थी, तो उसको लेके वो मेरी दुखती रग है ना। मेरे 2 टीचर्स ने मुझे बोला था 12th में कि, एक जो मेरे ट्यूशन टीचर थे कि हिमांशु तेरे 100 में से 100 भी आ सकते हैं, तेरा हाथ और दिमाग दोनों अच्छे चलते हैं। और मेरे स्कूल टीचर ने भी, क्योंकि वो बोर्ड पे कभी कभी क्वेश्चन कराते थे, कभी कभी क्या, जब भी क्वेश्चन कराते थे मैं कर देती थी, तो उन्होंने बोला था कि 80+ आ जाएंगे, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे मुझे नहीं देख रहे थे, ट्यूशन टीचर जो थे वो प्रॉपर उनके साथ इंटरेक्शन था। तो वैसी सी बात रही है। तो मैथ्स मेरा ठीक था, अच्छा था मैथ्स। मतलब मेरे साथ किसी भी सब्जेक्ट में यही रहा है कि अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो वो सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ही अच्छा हो जाता था। तो टीचर्स का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अगर आपने क्रिएट कर दिया, मतलब वो टीचर का बहुत बड़ा रोल है, शायद इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ठीक पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है टीचर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि सिर्फ नंबर के लिए, कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ नंबर के लिए पढ़ लेते हैं, वो मैं नहीं रही, है ना। आपको पढ़ लेना चाहिए नंबर के लिए भी और समझने के लिए भी, क्योंकि अब एग्जाम है सामने तो क्या ही कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तार्किक गणितीय बुद्धि की, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें साइंटिस्ट आ जाएंगे, यानी वैज्ञानिक आ जाएंगे आपके, वैज्ञानिक। तो जिस सब्जेक्ट में टीचर अच्छा मिल जाए, वैज्ञानिक आ जाएंगे आपके, ठीक। और मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ लोग आ जाएंगे, गणितज्ञ या गणित में जो अच्छे लोग हैं, जिनका भी आप इसमें नाम लेना चाहें, तो जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, इवन इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी लॉजिकल एबिलिटी में बेहतर हैं। आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस पे, स्थानिक बुद्धि पे। बट मैम आपको देख कर नहीं लगता? क्या देख कर नहीं लगता? क्या मैथ्स अच्छा होगा है? ये नहीं लगता या कुछ और नहीं लगता? श्रेया गुप्ता, पढ़ लो पढ़, है सबको इग्नोर थोड़ी मारूंगी। इग्नोर कैसे कर सकती हूँ मैं? इतने यहाँ पे हजारों लोग होते हैं बैच में, तो सबका तो रिप्लाई कर पाना हाँ, अकाउंटेंट्स में भी आपकी लॉजिकल एबिलिटी बेहतर होगी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर में भी। अब डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा बेहतर है, मैथ्स के टीचर में भी और एक जिसने थियरम बनाई है उनमें भी, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ी क्षमता होगी। ठीक है, टीचर का काम है स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना। और लॉजिक कहाँ गया इसमें? है भाई श्रेया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हजारों हजार लोग बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे एक साथ, सामने नहीं होंगे, इवन ऑफलाइन में भी अगर आप हजारों लोग बैठे होते हैं, तो सबका डाउट क्लियर करना पॉसिबल हो नहीं पाता है। एक बार पढ़ लोगे पूरी थियरी, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, लास्ट में पूछना, है ना। सुनीता विलियम्स, बिल्कुल उनको भी हम कहेंगे। चलिए, पटना में बहुत बड़े तपेश। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो स्पेशल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, स्थानिक बुद्धि कहते हैं इसको, स्थानिक बुद्धि कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस को, स्थानिक बुद्धि
इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इधर उधर की बातों में मत लगिए। स्पेशल इंटेलिजेंस है स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, यानी विजुअल इमेजेस, दिमाग में जो विजुअल्स हैं उनको क्रिएट करने में, सही बात है अमिता चौरसिया, उनको क्रिएट करने में ये लोग बेहतर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पायलट्स, यानी जो आपके पायलट्स हैं उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी पाई जाएगी, इनमें काइंस्थेटिक भी बहुत अच्छी मिलती है। तो पायलट्स दो जगह आपको दिखेंगे, वैसे अगर एक चूज करना हो आपको तो हाँ, स्पेशल इंटेलिजेंस जरूर रखिएगा। तो पायलट्स में दिशाओं का ज्ञान होता है उनको, अगर हवा में दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा प्रॉपर, वो लोग पढ़ाई करते हैं इस चीज की, तो कहाँ जाएंगे। सेलर्स, जो आपके जहाज में वो नहीं होते हैं जो नाविक, उनको भी दिशाओं का ज्ञान होता है। स्कल्पचर्स, जो मूर्तिकार हैं, उनको भी दिशा का ज्ञान है, नहीं तो मूर्ति कुछ का कुछ बन जाएगी, बना रहे होंगे सरस्वती माँ, बन जाएंगे कृष्ण जी, ऐसा पॉसिबल है। पेंटर्स, तो जो लोग पेंटिंग करते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारी स्केचेस मिलती हैं गिफ्ट में, आप लोग दे करके जाते हैं, तो पेंटर्स जो हैं वो आपके पेंट करने में बेहतर हैं, तो उनको भी दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो पेड़ की जगह पहाड़ बन जाएगा। आर्किटेक्ट्स को भी दिशा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तभी वो नक्शा बना पाते हैं, है ना। जो कार्टोग्राफर्स हैं नक्शा बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं जो घर बना रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, इन सब में ये ज्यादा पाई जाएगी। अभी हमने घर में इंटीरियर का काम कराया, जब मैं नए घर में शिफ्ट हुई उससे पहले 1 साल से काम ही चल रहा था, और वो उनको पूरा आइडिया है कि कहाँ पे क्या करने से कैसे बेहतर होगा। हाँ, कपड़े सिलने वाले व्यक्ति में भी कह सकते हो आप कि वो स्थानिक बुद्धि की समझ है, आपके टेलर में भी, है ना, और एक फैशन डिजाइनर में भी। सर्जन्स, जो आपके सर्जन्स हैं, हालांकि इनमें बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको ये दोनों में ही मिल जाएगा। इनमें स्थानिक बुद्धि भी, स्पेशल इंटेलिजेंस भी होगी सर्जन में, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर कट लग गया तो दिक्कत है। और आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस, इनके अंदर बेहतर तरीके से डेवलप्ड होती है, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो आपके पेंटर हो, चाहे वो आपके ये बाकी लोग हों। स्थानिक बुद्धि यानी दिशाओं का ज्ञान, जो आपकी गूगल मैप वाली आंटियां अगर वो इंसान होती तो हाँ हम कहते हैं उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस काफी कूट कूट के भरी है, यहाँ से लेफ्ट ले लो, वहां से राइट ले लो। पेंटर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स जो सर्वे करते हैं अलग अलग दिशाओं में, नेविगेटर्स, स्कल्पचर्स, चेस प्लेयर में भी आपकी स्थानिक बुद्धि होगी, क्योंकि उनको पता है कि किधर रखना है कौन सा दाव, तो बात बन पाएगी। हालांकि चेस प्लेयर की अगर हम माने तो चेस प्लेयर में लॉजिकल एबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, तो उन दोनों में से जो हो ऑप्शन में वो लगा देना है ना। बाकी स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है, स्थानिक अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन में हो, लॉजिकल और स्थानिक, तो आप स्थानिक लगा सकते हैं चेस प्लेयर के केस में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे संगीतीय बुद्धि, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स, जो म्यूजिकल रिदम्स हैं उनके प्रति और पैटर्न्स के प्रति आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन करने की क्षमता है, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, यानी आप नई धुन भी बना सकते हो, है ना। मैनिपुलेट यानी परिवर्तित भी कर सकते हो पुरानी धुन को, जैसे क्या नाम है उनका, यशराज मुखाते, है ना, वो जो गोपी बहू रसोड़े में कौन था जो उन्होंने पूरा वापस से जिंदा कर दिया एक तरह से, है ना। तो वो क्या उन्होंने मैनिपुलेट किया है, म्यूजिकल साउंड्स को नई बनाई है। मान लीजिए ए.आर. रहमान, या फिर अगर म्यूजिक को प्रोड्यूस, उत्पादन की बात करें तो जगजीत सिंह यहाँ पे उदाहरण है ना। मेरी एक फ्रेंड बनी, मैं गई थी अभी जिंदल, और जिंदल बेसिकली एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है वहां बेंगलोर में, तो वहां नेचर केयर ही होती है, दवाई ववाई वो कुछ नहीं देते हैं। आयरन मेरा लेवल कम था तो मैं थोड़ा डिटॉक्स के लिए चली गई थी, है ना। तो वहां मेरी एक फ्रेंड बनी, वो यूएस में पढ़ती है, अभी दिसंबर में आ रही है, तो वो मात्र 18.5 साल की हैं, और वो छुट्टियों में आई हुई थी, वहाँ कंप्यूटर साइंस में वो कर रही है इंजीनियरिंग, और शिकागो में, हाँ शिकागो के पास एक यूआईयूसी करके है। तो वो जो है, हाँ हम लोग मिले, और वो 18.5 साल की, मुंबई में रहती हैं वैसे, और मतलब मुंबई से हैं और यूएस में पढ़ती हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, और मैं एक छोटा सा स्पीकर लेके गई थी रात को, वहां कुछ होता नहीं है, ना बाहर का खाने को मिलता है ना बाहर जाने को मिलता है, वो पूरी एक फैंसी जेल के जैसा माहौल है, बट अच्छा लगता है, मतलब रहने के लिए बड़ी बढ़िया जगह, नेचर में है, ठीक। तो मैं उनको बता रही थी जगजीत सिंह के बारे में, तो वो मैं बहुत सरप्राइज हुई है जान के, और तब मुझे पता लगा कि मेरी उम्र अब काफी हो गई है, क्योंकि मेरे से पहली जनरेशन जगजीत सिंह सुनती थी, और मैं भी सुन लेती हूँ, है ना, क्योंकि मैं और पुराने गाने भी सुन लेती हूँ, लेकिन उनको जगजीत सिंह का जवाब ही नहीं पता था। उन्होंने कहा कौन जगजीत सिंह, और मैंने कहा, मैं इतनी ईगो सेंट्रिक थी कि मैं जगजीत सिंह नहीं पता तुमको, है। फिर मुझे याद आया, अरे ये जो है मैं 27 की हूँ और ये 18.5 की हैं, तो डिफरेंस है ना। तो ऐसी कहानी है।
कि जगजीत सिंह इसका एक उदाहरण है, मुझे इससे ये याद आया। और आज की डेट में लेकिन अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण मुझे देना हो एक 18 साल के व्यक्ति को, तो मैं कहूंगी भाई करण औजला और दिलजीत दोसांझ और ये और वो। तो डिपेंड करेगा कि कौन किस दुनिया में रहता है ना। हाँ, जानी इसका एग्जाम्पल होंगे, इसका एग्जाम्पल लता मंगेशकर जी होंगी, इसका एग्जाम्पल ए.आर. रहमान होंगे। अब ये किसका इसका एग्जाम्पल कहूँ तो मतलब देना तो नहीं चाहिए, बट मैं मजाक के लिए दे देती हूँ। धिनचैक पूजा भी होंगी, है ना, बीच में जो है वो निकल करके आई थी, तो वो सबका अलग है। नुसरत फतेह अली खान बिल्कुल इसका एक एग्जाम्पल होंगे, मेहंदी हसन साहब जो है वो इसका एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। अभी आएंगे सर्जन पे, डोंट वरी। इतनी बात क्लियर है? नोट्स मिल चुके हैं, जान के देखते क्यों नहीं हो? ठीक, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में, नए तरीके से बनाने में या लिखने में भी इवन अगर बेहतर हैं, म्यूजिकल साउंड्स को लेकर के। सिर्फ गाने की अगर हम, वैसे लिखने वाला लिंग्विस्टिक में चला जाएगा, अगर कोई गाने लिखता है तो उसको लिंग्विस्टिक में डाल दो, लिंग्विस्टिक ऑप्शन में ना हो तो म्यूजिकल के साथ चले जाओ। दर्शन रावल ऑफ कोर्स, अरिजीत सिंह, यस, सब अपने अपने पसंदीदा लोगों को चुन लीजिए। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की यानी संगीतीय बुद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो म्यूजिशियंस इसमें आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इसमें आ जाएंगे, जो कोई भी पियानो बजाता है, गिटार बजाता है, सितार बजाता है ना, म्यूजिशियंस आ जाएंगे। और आपका वायलिन बजाता है, वायलिन से याद आया, मैं अभी अपनी, हमारी एक फ्रेंड है और उनके बर्थडे पार्टी में गई थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी वायलिनिस्ट को बुलाया हुआ था, बहुत ही प्यारा वायलिन उन्होंने बजाया और बिल्कुल ईश्वर की प्राप्ति टाइप्स फीलिंग आई। तो इंस्ट्रूमेंट जो लोग बजाते हैं वो भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। कंपोजर्स जो कंपोज करते हैं यानी धुन बना रहे हैं, जैसे आपकी कोई कह रहा है धिनचैक पूजा को तो नहीं है म्यूजिकल सेंसिटिविटी, हाँ कह सकते हो, वो अब देखो वो आपका अपना है। टेलर स्विफ्ट, हाँ ठीक है। तो कंपोजर्स, ज्योग्राफर्स में या ज्योग्राफी को पढ़ने वाले लोगों में जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है उसका स्पेशल इंटेलिजेंस बेहतर माना जाएगा। कंपोजर्स जो म्यूजिक को कंपोज कर रहे हैं, जैसे कि ए.आर. रहमान हो गए, म्यूजिशियंस जो भी म्यूजिक को बजा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉट सिंगर्स। बॉडीली काइंस्थेटिक, पांचवा प्रकार है बॉडीली काइंस्थेटिक, यानी आपका शारीरिक गतीय बुद्धि कह देते हैं इसको, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है भाई? शारीरिक गतिक बुद्धि फटाफट से समझ लेते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि की जब हम बात करते हैं तो यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, यानी या तो आप पूरी बॉडी के इस्तेमाल में बहुत अच्छे हैं, या फिर हम कहें कि आप बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज करने में बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें यहां तो एथलीट्स आ जाएंगे इसमें। कौन आ जाएंगे? एथलीट्स आ जाएंगे, डांसर्स आ जाएंगे, एक्टर्स आ जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन्स आ जाएंगे, जिम्नास्ट आ जाएंगे, सर्जन्स आ जाएंगे, आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए, सर्जन आपने स्पेशल इंटेलिजेंस में भी देखा है, यहां भी देखा है, दोनों ही पेपर में पूछा जा सकता है। तो सर्जन्स को बॉडीली काइंस्थेटिक में तो जरूर रखना है कि अगर थोड़ा भी हाथ इधर उधर गया तो आपकी जान जा सकती है सर्जरी में, कि बॉडी पे तो इनकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और दिशाओं का ज्ञान भी होता है। दोनों जनरली ऑप्शन में आपको नहीं देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चलो, कोई डाउट हो यहां तक तो बताओ। देखो एक बार, कोई कह रहा है यूट्यूब पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए, 9 बजे होती है, 9 बजे होती है यूट्यूब पे क्लास। तो एथलीट्स बॉडी का जहां इस्तेमाल हो रहा है, या तो पार्ट ऑफ द बॉडी का या फिर बॉडी के पोर्शंस का, है ना। तो जब कैच पकड़ रहे हैं आपके सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप में, तो पूरा इस्तेमाल है बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस का।
और अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी एथलीट्स हैं, डांस करने वाले, नोरा फतेही की अगर हम बात करें तो अच्छा उदाहरण हो जाएगा बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का। एक्टर्स भी बहुत डांस वांस और ये सारी चीजें करते हैं, कोई कहीं से स्टंट करेगा, कुछ करेगा, जिम्नास्ट हो गए, ये सब बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का उदाहरण है। तो ये एक बात हुई, आपके एथलीट्स हो गए, जिम्नास्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए, जो भी बॉडी को के इस्तेमाल में बेहतर हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आती है अब। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कह देते हैं इसको। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि क्या है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि फटाफट से देखते हैं। सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरों के व्यवहार को लेकर जब संवेदनशीलता है आप में, है ना, जब दोनों के व्यवहार को लेकर के आप में संवेदनशीलता है तो हम कहेंगे कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आप में है। तो सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार को आप समझ लेते हैं। कब किसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, किस बात से आपको पकड़ में आ जाता है कि सामने वाले को देख के इसका मूड, इसका मोटिवेशन, है ना, इसका इंस्पिरेशन या व्यवहार जो है किस बात से, व्यक्ति की डिजायर क्या है ना, हाँ मतलब काफी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो दूसरे को समझने की क्षमता, अगर मैं एक लाइन में कहूं, दूसरों को समझने की क्षमता इसमें आ जाएगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। तो साइकोलॉजिस्ट हैं जो दूसरों को समझने में बेहतर है, दूसरों के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी डिजायर्स, उनकी मोटिवेशंस, दूसरे को समझने में जो अच्छा है। तो मनोवैज्ञानिक इसमें आ जाएंगे, कितने सारे लोग उनसे सलाह ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। काउंसलर्स आ जाएंगे, जो करियर काउंसलर्स नहीं होते हैं स्कूल में, तो कौन सा बच्चा क्या चाहता है ये वो समझ पाएंगे। पॉलिटिशियंस भी इस चीज में बहुत अव्वल दर्जे के होते हैं टाइम्स, है ना, कि उनको पता है कि जनता को कौन से वादे करोगे तो वोट मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करें सोशल वर्कर्स की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, तो जैसे कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात करें, तो जो भी समाज में काम कर रहे हैं, मदर टेरेसा की बात करें, तो वो समाज में या लोगों को समझने में बेहतर है, तभी लोग उनसे जुड़ पाते हैं। रिलीजियस लीडर्स, जो आपके धार्मिक गुरु हैं, वो भी इसमें काफी बेहतर माने जाएंगे, है ना, और आर लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इन सब में हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, थोड़ी बहुत मेरी भी ठीक है ना। तो हाँ, जो वो लोग नहीं होते जो झगड़ा सुलझा देते हैं, चार लोगों में झगड़ा हुआ वो सुलझा देते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो उसको भी समझ लेंगे, इसको भी समझ लेंगे और पता करें किसको क्या चाहिए। ठीक, हाँ, इतनी बात क्लियर है। तो वो लोग जो दूसरों को, अदर्स, जब अदर्स की बात आ रही है, अदर्स में क्या, फीलिंग दूसरों की, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की डिजायर्स है ना, इन सब को समझने में बेहतर हैं, दूसरों को समझने में बेहतर है, दूसरों के व्यवहार को समझने में बेहतर है, उनके इंटेंशंस को समझने में बेहतर है, 2 मिनट में पहचान लेते हैं। वो लोग हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखें। सेल्स वाले लोग भी फॉर दैट मैटर, उनको पता है आपको कौन सी बात कहें तो किस चीज से आप क्या खरीद लेंगे, है ना। आप गाड़ी खरीदने जाइए, आपको इतने बढ़िया बढ़िया सेल्स पर्सन मिल जाएंगे, है ना, वो आपको हर बात का जवाब इतना प्यारा दे देंगे। तो जितने भी लोग सेल्स में हैं वो लोग में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ठीक ठाक पाई, इवन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनमें अच्छी है, भाषा पे भी उनकी पकड़ बेहतर मानी जाएगी। तो इसमें चाहे वो सदगुरु हों, चाहे वो मदर टेरेसा हों, चाहे वो आपके सोशल वर्कर महात्मा गांधी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि टीचर्स में भी ऑफकोर्स ज्यादा होती है, क्योंकि सब सारे टीचर्स में होगी जरूरी नहीं है। और टीचर्स, साइकोथेरेपिस्ट, सेल्स पर्सन, सेल्समैन की जगह सेल्स पर्सन कर लेना, ये स्टीरियोटिपिकल बात हो जाएगी, नहीं तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हमको यूज करनी है, सेल्स पर्सन। ठीक, और पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, ये सब। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल पढ़ी थी, इंटर होती है 2 या 2 से अधिक लोगों में, इसमें कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होनी चाहिए, इससे आसान थियरी धरती पे अवेलेबल नहीं है, मैं अभी लास्ट में बता भी दूंगी सारा। अगर इंटरपर्सनल लिखा हो, इंटरपर्सनल का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है। इंट्रापर्सनल लिखा है तो हम कहेंगे स्वयं की बात हो रही है। इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये क्या है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं एक, यानी जो देश में जा रही हैं, देशीय। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो हैं जो बाहर विदेश जा रही हैं, 2 या 2 से अधिक कंट्री के बीच में ट्रेवल कर रही हैं। वो बसेस को हम इंटरस्टेट बसेस कहते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, यूपी से बिहार, 2 अलग अलग राज्यों में, जो सिर्फ एक राज्य में घूम रही है वो इंट्रा हो गई। तो इंटर का मतलब ये बिटवीन 2 और मोर पीपल या थिंग्स या स्टेट, वॉट एवर, बिटवीन 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक के बीच में जहां बात हो रही है। तो दूसरों की, अदर्स
इंटर आते ही अदर्स की बात हो रही, दूसरों की फीलिंग्स, उनकी डिजायर्स, उनके मोटिवेशंस। फीलिंग्स यानी दूसरों को समझने में, फीलिंग्स, मोटिवेशन, डिजायर, ठीक। इंट्रा क्या है भाई? इंट्रा की जब हम बात कर रहे हैं, इंट्रा पर्सनल की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंट्रा है सेल्फ, खुद को समझने में जब आप बेहतर हैं। क्या समझने में बेहतर है? सेल्फ, स्वयं को, खुद को आपको क्या चाहिए। अब दुनिया को समझ लेते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं, खुद पे अप्लाई हो पा रहा है या नहीं, ये हम सब की ही दिक्कत है थोड़ी थोड़ी, ठीक। तो स्वयं, सेल्फ, सेल्फ क्या, आपकी मोटिवेशन क्या है। जैसे मुझे पता है कि यार मुझे सिर्फ पैसा कभी मोटिवेट नहीं कर पाया, है ना। अब ये कहना, अब कई लोग कहेंगे आपने कमा लिया तो आप तो कहोगे ये बात, लेकिन ये पहले से है ना, मतलब काफी हद तक। ऐसा नहीं कि मुझे कोई पैसे से दिक्कत है या कुछ है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, और जीवन थोड़ा सा आपका आसान हो जाता है, और फालतू की इज्जत भी बहुत मिल जाती है समाज में। फालतू की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग, ये मैंने देखा है ट्रांजिशन में, क्योंकि मेरी बहुत कम एज में मैंने थोड़ा सा पैसा और नाम कमाया, है ना। तो लोग आसपास जो है, आप उनके व्यवहार में परिवर्तन आपको समझ में आने लगता है कि ये एक्चुअल में इज्जत नहीं करता है, ये आपके पैसे या आपकी पोजीशन की इज्जत है, और कैसे व्यवहार लोगों का चेंज हो जाता है। तो समाज में आपको बहुत एक्स्ट्रा इज्जत मिलती है, आपकी गाड़ी से, आपके पैसे से, है ना, और ये सब चीजें होती हैं, बदलाव दिखते हैं आपको। तो वो एक अलग चीज है। मैं पता नहीं ये बात किस बात पे बता रही थी, खुद ही भूल गई, ठीक। तो मोटिवेशन, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपकी मोटिवेशन, लेकिन मेरी मोटिवेशन ये रहा नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज पहले से ही इतनी वो लगती थी कि यार अभी मैंने क्योंकि लोगों को बदलते हुए देखा, और इस चीज में मेरा भरोसा था कि लोग तो बदल जाते हैं, और जो बदल जाए उनका क्या ही बात करें, ठीक। तो मेरी ये मोटिवेशन नहीं रही। हाँ ठीक है, मेरे को करना था, इसलिए करना था क्योंकि मुझे करना था, उसमें कोई और एक्सटर्नल रीजन नहीं। मैंने इसलिए कुछ नहीं किया कि मेरे को 4 लोग बहुत अच्छा कहेंगे या वॉट एवर, क्योंकि मैं उनसे बंधी हुई नहीं हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अभी भी कि हाँ ठीक है, वो चीज उतना मैटर नहीं करती। लोग तो बदलते रहते हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह देंगे। आज आपकी नौकरी नहीं लगी, एक बात कह रहे हैं, कल लग जाएगी, आपसे आ जाएंगे 4 सलाहें लेने। तो उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जीवन आपका है, आपको जी के निकल जाना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। तो मेरी मोटिवेशन, मुझे सीखने में मजा आता है और मुझे कुछ बेहतर करना है, ये मेरी मोटिवेशन हो सकती है, इंटरनल मोटिवेशन कहेंगे इसको, ठीक। और वो चीज शेयर करने में मजा आता है। तो मोटिवेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। आपको खुद देखना है कि अच्छा, अगर आपको पैसा मोटिवेट करता है तो भाई आप उस तरह का रास्ता चुनिए, किसके लिए क्या मोटिवेशन है उस हिसाब से फिर आप चूज कीजिए, है ना। तो आप खुद की मोटिवेशन को, खुद की डिजायर को, आपकी इच्छा क्या है जीवन में, है ना। सबकी अलग अलग डिजायर्स हैं, किसी को पावर की नीड है, किसी को जुड़ने की नीड है लोगों के साथ, किसी को किसी और चीज की नीड है ना, अचीवमेंट की नीड है। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो मैं आपसे कई साल पहले, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट वाली स्टेज में हूँ जीवन में। मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, और करूँ क्या, जीवन में बोर हो जाऊंगी नहीं तो, ठीक। बाकी और कोई कारण नहीं है मेरे पास, मुझे ये काम पसंद है, मैंने खुद से चूज किया था, पैशन है ना। एक टाइम तक तो होता है ना कि आपका सर्वाइवल नहीं होगा, तो वो वाले लेवल से तो मैं बहुत पहले आ गई ऊपर। तो अब तो सिर्फ रीजन ही ये बच गया, मैंने शुरू भी इसलिए किया था क्योंकि मुझे काम पसंद था, लेकिन एक टाइम के बाद वो वाला रीजन बिल्कुल ही खत्म हो गया कि सरवाइव कैसे करेंगे, कि ये पेन कल गायब हो जाए तो खरीदना कैसे दोबारा, है ना। जब व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पे आने का समय आया तो लाखों रुपए लगते हैं इसमें, स्मार्ट बोर्ड में, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए होता है आपको। तो वो सब चीजें तो बहुत पीछे छूट गई अब। और ये एक बात थी। तो मोटिवेशन खुद की, ये आपको खुद के लिए देखना है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि खुद के लिए, कि आपको क्या चीजें मोटिवेट करती हैं और कितना आपके लिए इनफ होगा, आपकी डिजायर्स क्या हैं। अच्छा, तो फिर सीखने की डिजायर है तो उसके लिए काम कीजिए, है ना। कोई सोशल वर्क करने की डिजायर है तो उसके लिए काम कीजिए। तो जब आप खुद को समझ रहे हैं, खुद की डिजायर, खुद की फीलिंग, खुद के इमोशंस को समझने में बेहतर है, तो आप में इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है, जिसको हम अंतः बुद्धि कहते हैं, अंतः व्यक्तिक। और इंटरपर्सनल जब आप दूसरों को समझने में बेहतर हैं, और ये फिलोसफर्स वगैरह में ज्यादा पाई जाती है, दार्शनिक जो हैं, इंट्रापर्सनल, जो खुद को समझने में बेहतर है। कोई कह रहा है शुरू मजबूरी में किए थे, बट अब मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया संगम। मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू किया था यार, मैं 19 साल की थी, मेरी ऐसी कोई खास मजबूरी थी नहीं, किसी को पता भी नहीं था, और कि ये करने से ये होगा, उस टाइम पे करियर हो जाएगा, पता भी नहीं था, है ना। जिज्ञासा से शुरू हुआ, जो हम पढ़ते हैं आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इंट्रापर्सनल यानी अंतः आंतरिक बुद्धि, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स, मेरे मोटिव्स क्या हैं, मुझे क्या करना है, मेरी क्या डिजायर है, ये सब। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दुनिया में क्यों आया हूं, जीवन का क्या मतलब है, इन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। आप में से भी कुछ लोगों को होता ही होगा, बिल्कुल। गौतम बुद्धा तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इवन हमने यहाँ पे अरस्तु की एक इमेज लगाई हुई है, अरिस्टोटल। तो जो भी फिलोसोफर्स हैं, है ना, जिन्होंने भी खुद की खोज की बात की है, गौतम बुद्धा ऑफकोर्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बुद्ध की अगर हम बात करें तो इसका ही उदाहरण होंगे कि उनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई
थी। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, जीवन का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया हूं, हु एम आई, इन सारे सवालों से ये घिरे रहते हैं। ठीक, इंट्रापर्सनल यानी अंतः व्यक्ति की जब हम बात करें तो फिलोसफर्स स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, सारे जरूरी नहीं है कि जो बाबा बन के घूम रहे हैं सभी बहुत इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखते होंगे, कुछ लोग सिर्फ उसको एक बिजनेस की तरह भी चलाते हैं, जो आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है पिंकी, चलिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी, वो लोग जो किसको लेके, संवेदनशीलता को लेके, किसकी, नेचुरल वर्ल्ड की, नेचुरल वर्ल्ड की। कोई कह रहा है नहीं भाई दुनिया से ज्यादा पैसा नहीं कमा लिया, इट्स सिंपल कि मुझे आपकी नेटवर्थ बढ़ाने में इंटरेस्ट है, नहीं कोई नहीं, आप काम करते रहो। इसका सिंपल सा मतलब यही है ना, मैं ऐसा नहीं है कि कोई भाई साहब अंबानी जी और वहां उस लेवल पे चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिंपल बात ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से अधिक पैसा मैं कमा चुकी हूँ इसलिए अब मैं रिटायर्ड हूँ। मेरे जो खर्चे हैं और मेरी इनकम है वो बहुत मतलब उनमें डिफरेंस है, तो उस सेंस में उसको फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं काम करूंगी तो भी मेरे खर्चे आराम से चल जाएंगे, तो या मैं जो भी जीवन जीना चाहूँ उस तरह का जी पाऊंगी, वो उस हिसाब से मैं रिटायरमेंट फाइनेंशियली बोलती हूँ। वैसा नहीं है कि अंत तो किसी चीज का नहीं है, अब मेरा कल मन करे दुनिया में कितना भी पैसा आप उड़ा सकते हैं, तो वो ऐसी मेरे ना तो कोई शौक है बहुत ज्यादा, और तो वो सारी चीजें जो शौक हैं वो पूरे हो जाएंगे या हो ही चुके हैं या चलते रहेंगे जीवन भर। मेरे कहने का ये सिंपल सा मतलब है। ठीक, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि। क्या है भाई प्राकृतिक बुद्धि, फटाफट से देख लेते हैं। प्राकृतिक बुद्धि क्या है, प्राकृतिक बुद्धि फटाफट से देखें। प्राकृतिक बुद्धि क्या है, हंटर्स, बेसिकली जो नेचर को, प्रकृति को समझने में बेहतर है। तो हंट करने भी अगर कोई जा रहा है, हंटर है, तो उसको भी नेचर की नॉलेज होगी तभी, नहीं तो शेर मार के खा जाएगा, वो थोड़ी शेर को मार के खा पाएगा फिर। ठीक, फार्मर्स, जो लोग किसान हैं, पता है कौन सा बीज किस टाइम पे बोया जाएगा, कब फसल को पानी देना है, कैसे किस तरीके से फसल उगानी है कि अच्छे से उगे। टूरिस्ट, जो लोग दुनिया घूम रहे हैं उनको भी आइडिया होता है। बॉटनिस्ट, जूओलॉजिस्ट एंड बर्ड वॉचर्स, जो आपके बर्ड्स को भी पकड़ते हैं उनको भी। हाँ हाँ अमिता, कभी खत्म नहीं होगा का मतलब है कि नहीं नहीं आएगा, ये ज्यादा हो गया। देखो बिलियनियर तो नहीं, मिलियनियर को पोजेस मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो इनमें क्या है, प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा है। ठीक, जो फार्मर्स हैं, गार्डनर्स हैं, है ना, जो आपका माली भी है उसमें भी प्राकृतिक बुद्धि है, उसको पता है कि कैसे कौन से पौधे को कब। हमारी एक आंटी है, उनमें अच्छी खासी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, खुद ही वो सारा कुछ उगाती रहती हैं, है ना, हमने उनको छत दे रखी है अपनी, मैंने कहा करो आप। ठीक, तो वैसी सी बात है। और अगर हम बात करें, एनसीएफ 2023 करा चुकी हूँ, कहाँ रहते हो, देखते क्यों नहीं हो, है देखो एक बार। अगर हम देखें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि, तो एनवायरमेंटलिस्ट जो भी, जैसे क्या नाम है उनका, ग्रेटा थनबर्ग, यही नाम है ना। हाँ, तो एनवायरमेंट में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो एनवायरमेंट में काम कर रहे होंगे, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ में जो फोटोग्राफी करते हैं, है ना, वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। ठीक, नेचर को लेकर के बुद्धि है। बेसिकली यही 8 प्रकार हैं बुद्धि के। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी कि पेपर में पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है जी, देखिएगा। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं थोड़े से कमेंट पढ़ लेती हूँ। हाँ, अगर कोई कुकिंग में अच्छा है तो उसमें कौन सा इंटेलिजेंस होगा यार, स्पेशली कुकिंग को लेके इसमें अलग से नहीं है कुछ। उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा स्पेशल इंटेलिजेंस, थोड़ा बहुत वो जबरदस्ती डालने वाली बात है ना, कि बेहतर माना जाएगा। कुकिंग को लेके अलग से प्रकार नहीं है कोई। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अरे तो महक क्या अनफेयर है इसमें, कुछ लोग हमेशा रोते ही रहते हैं, मैं देखती हूँ, है ना, उन्हें एक क्लास लो तो दिक्कत, एक क्लास छुट्टी कर दो तो दिक्कत, 2 क्लास ले लो तो दिक्कत है। कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा महक, बताओ, है ये बताओ आप। अगर जिस टाइम पे अगर छुट्टी भी की है या इरेगुलर हुई है मान लीजिए क्लास, तो बाकी क्लासेस तो हो ही रही थी, इतने आपकी वो कवर हो गई। अब उनका सिलेबस खत्म होने को आया है तो मेरी 2 क्लास हो जाएंगी, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना, ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन, डोंट वरी, क्यों टेंशन लेते हो। ज्यादा है आज स्पीड, दुनिया भर जहान की तो हमने बातें की हैं आज। देखो 8 प्रकार की बुद्धि है। विजुअल स्पेशियल, जो पेंटर्स हो गए आपके, मूर्तिकार हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ठीक, इनमें विजुअल स्पेशियल।
विजुअल्स को बनाने में अच्छे हैं। ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिनकी भाषा पे पकड़ है, तो आपके टीचर हो गए, लेक्चरर हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक। फिर है इंटरपर्सनल, दूसरे लोगों को समझने में बेहतर है, आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, ठीक। फिर आपके आगे इंट्रापर्सनल, जो खुद को समझने में बेहतर है, फिलोसोफर्स हो गए, सेल्फ, खुद को समझने में। इंटर मतलब अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की डिजायर्स, दूसरों के मोटिव्स, ठीक। फिफ्थ है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी साइंस मैथ्स में अच्छे हैं, स्टेट्स में अच्छे हैं, इकोनॉमी में अच्छे हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक को यूज करने में, प्रोड्यूस करने में, कंपोज करने में बेहतर है बेसिकली। बॉडीली काइंस्थेटिक, बॉडी के कुछ पार्ट्स या पूरी बॉडी को इस्तेमाल में बेहतर हैं, जिम्नास्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो प्राकृतिक बुद्धि जिनमें बेहतर है, प्रकृति को समझने की बेहतर इच्छा है, जूलॉजिस्ट हो गए, गार्डनर हो गए, ये सब चीजें, ठीक। इतनी बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है। देखो सर्जन की अगर हम बात करेंगे तो बॉडीली काइंस्थेटिक हाईएस्ट, अगर बॉडीली काइंस्थेटिक का उदाहरण एक में ही काउंट करना हो तो आप सर्जन को डालेंगे बॉडीली काइंस्थेटिक में। ये पेपर में पूछा जा चुका है पहले, तो बॉडीली काइंस्थेटिक सर्जन की बॉडी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे, ठीक। और पायलट्स भी आपकी अगर हम बात करें तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक को चूज करना हो तो ये देख लेना, ठीक। नहीं तो दोनों में आते हैं ये, चाहे वो बॉडीली काइंस्थेटिक हो चाहे वो स्पेशल हो। एक क्वेश्चन कर लो जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस थियरी का अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं तो 5 मिनट में क्रिटिसिज्म भी बता देती हूँ, 2-3 मिनट में आलोचना, क्योंकि कोई कितनी भी अच्छी थियरी बना ले, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले दुनिया में, आलोचक हमेशा रहेंगे, है ना। क्रिटिसिज्म और थोड़ा बहुत कमी हर जगह होती भी है। तो आलोचना की जब हम बात कर रहे हैं, आलोचना की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो इस थियरी को कहा गया कि लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, यानी एम्पेरिकल एविडेंस होता है अनुभवजन्य साक्ष्य। तो साक्ष्य तो हैं लेकिन कमी है उनकी, अनुभवजन्य साक्ष्यों की, लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। ऐसा नहीं कि खत्म है, एविडेंस है ही नहीं, है। दूसरा, ये मियर टैलेंट्स हो सकते हैं। मियर टैलेंट समझ रहे हो कि लोगों में मियर हॉबीज हो सकती हैं, कि हो सकता है मुझे क्रिकेट खेलने की हॉबी हो बट मैं बहुत अच्छा ना खेलती हूँ, है ना। या फिर बजाय कि ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के, ये तो सब में होते हैं कि एक व्यक्ति में कई सारी चीजें हो सकते हैं। खिचड़ी हो सकता है वो, उसमें म्यूजिकल भी हो, थोड़ी सी स्पोर्ट्स की भी एबिलिटी हो, थोड़ी सी किसी और चीज की भी हो। फिर अगर हम बात कर रहे हैं मियर हॉबीज के अलावा, अगर हम देखें तो एक तो एम्पेरिकल एविडेंस की इसमें कमी है। मियर हॉबीज हैं ये, कुछ बेसिक हॉबीज भी कही जा सकती हैं टाइप्स की बजाय। ये सब इनका क्रिटिसिज्म है इस थियोरी का। और एक और चीज है कि इसको मेजर तो किया नहीं जा सकता, तो मेजरेबल नहीं है जब जो चीज, तो हम कैसे माने, है ना। कोई टेस्ट तो है नहीं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से हम इसको माप लें, तो मेजरेबल नहीं है, ये भी क्वांटिफिएबल नहीं है, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है, बात सही है। अलग अलग लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया, कोई एक व्यक्ति नहीं है इस पे, ठीक है। हाँ, तो आते हैं वापस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंसेज एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां आपको देखनी है कौन सी बुद्धि का प्रकार किस बुद्धि की एक्सप्लेनेशन से सही तरह से जुड़ा हुआ है। फटाफट से बताओ। कोई एक व्यक्ति नहीं है भाई इनके क्रिटिसिज्म के नाम पे, कि किसी एक का नाम दे दें। हाँ, यूट्यूब पे क्लास है भाई, बिल्कुल है यूट्यूब पे क्लास। हाँ, बहुत बढ़िया श्री। देखिए, प्रीवियस ईयर पढ़ लो अगर अलग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही है तो। सीटेट में तो जरूरत ही नहीं है कुछ अलग से पढ़ने की। मेल कर दो रवि आप। आईक्यू टेस्ट है तो ये तो आईक्यू टेस्ट की आलोचना कर रहे हैं ना एक तरह से। ये 8 प्रकार बुद्धि के आईक्यू टेस्ट से नहीं मापे जा सकते। आईक्यू टेस्ट को तो ये इग्नोर ही कर रहे हैं। आईक्यू टेस्ट की तो बात गार्डनर कर ही नहीं रहे। आईक्यू टेस्ट को तो बहुत अच्छा माना ही नहीं है उन्होंने, है ना। आईक्यू वाले तो ये है ही नहीं। इन्होंने कहा लोग तो अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं, आईक्यू के पीछे क्यों पड़े हुए हो। बात सही है। देखो एक बार फटाफट से देखो और समझो कहानी क्या है, देखिएगा। हाँ, ड्राइंग में टॉप करती थी मैं, हाय का। और कोई नहीं मिला मजाक करने को। ऑल द बेस्ट करमजीत। फटाफट से बताओ। बी होगा मैम, सब अलग अलग जवाब देने में यहाँ लगे हुए हैं। देखते हैं। हाँ, 9 बजे है भाई क्लास यूट्यूब पे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या? परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स।
यानी कि परफॉर्म करने की क्षमता और कंपोज करने की क्षमता, प्रदर्शन या रचने की क्षमता। हाँ ठीक लग रहा है। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ये तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। स्पेशल में तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो ये तो गलत कॉम्बिनेशन है। इंट्रापर्सनल स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, दूसरों को समझना तो इंटरपर्सनल है, इंट्रा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक, तो ये तो काइंस्थेटिक हो गया, बॉडीली काइंस्थेटिक, तो एक ही सही बचा है कि परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, यानी रचना या प्रदर्शन करने की क्षमता। किसका प्रदर्शन करने की? म्यूजिक को। लिखा नहीं है बेशक, लेकिन बात हो रही है उसी की, तो म्यूजिक को कंपोज या परफॉर्म करने की स्किल जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, तो फर्स्ट जो है वही सही से कनेक्टेड है। स्पेशल में नेचुरल वर्ल्ड नहीं, यहां पे आएगा आपका नेचुरल वर्ल्ड में ये तो नेचुरलिस्टिक हो गई ना, स्पेशल में तो दिशाओं का, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए आपको। मूर्तिकार हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, वो हो गए। देखना एक बार, एक क्वेश्चन है इस पे और फटाफट से आप बताएंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन यानी एक कथन है और इसका एक कारण है, देखते हैं। द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शंस द टीचर शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। यानी एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतना ही उसे हेल्प करनी चाहिए। और इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू, यानी आईक्यू टेस्ट लेकर के हम सही तरीके से बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो कही गई है। तो अगर हम देखें तो लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शंस द टीचर शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। हाँ ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाक से समझेंगे। ये कहता है फॉलोइंग आर दी क्रिटिकल व्यूज अबाउट दी थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस के क्रिटिसिज्म है, कौन सा एक क्रिटिसिज्म नहीं है, यानी आलोचना नहीं है, आपको वो पहचाननी है। फटाफट से बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस का, 2 आ जाते हैं कई बार। एक बार जो पिछली थियरी में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस से आईक्यू के बारे में आ गया, या इंटेलिजेंस क्या होती है इसके बारे में आ गया। तो इंटेलिजेंस पता है आपको, अडेप्ट करने की क्षमता, रीजन करने की क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता, है ना। और अगर हम बात करें आईक्यू पे पूछ लेगा। और दूसरा आपका अगर हम बात करें तो दूसरा है एक क्वेश्चन आपका कि इधर मल्टीपल इंटेलिजेंस से आ जाता है। 2 क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहद बढ़िया बात है। ठीक, देखिएगा तो कौन सा एक क्रिटिसिज्म नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय। इट लैक्स ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट, हाँ करता है लैक। इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड, रिसर्च हुई थी ऐसा नहीं है कि नहीं है। डिफरेंट इंटेलिजेंसेस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हर एक बुद्धि का प्रकार अलग अलग मेथड मांगता है। ये गिफ्टेड स्टूडेंट यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, इसी बात के खिलाफ है, ये कोई भी वो नहीं है इसका क्रिटिसिज्म। हाँ लैक करता है एम्पेरिकल सपोर्ट, ये बात सही है। नॉट रिसर्च बेस्ड, ये बात जो है सही है कि बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है या शोध नहीं हुआ है, ये समस्या है। डिफरेंट इंटेलिजेंस डिमांड करती हैं डिफरेंट टाइप, ठीक है। लेकिन गिफ्टेड बच्चे जो हैं वो एक ही डोमेन में एक्सेल करते हैं, ये इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। रिसर्च हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो ये नहीं कह सकते कि हम एम्पेरिकल एविडेंस है इसका, यानी अनुभवात्मक साक्ष्य है, उसी के बेसिस पे तो रिसर्च हुई है, लेकिन कम है। तो ये दोनों ही बातें अपनी जगह पे सही नहीं बैठ पा रही हैं, मतलब बात सही है किसके बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार और फिर बताइएगा हार्वर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फेसाइज। बताइएगा गार्डनर की थियोरी क्या एम्फेसाइज करती है। टाइम टेबल में देख लिया करो, जब क्लास कल हो सकता है 2 मतलब क्लास तो होगी, 2 क्लास होंगी या 1 होगी, वो आप टाइम टेबल में देख लेना। भोजपुरी में अच्छा बोलते हो आप, बहुत ही बढ़िया। हाँ हमारी टीम में है और बिहार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब वैसे भी इन जनरल, तो अब हमें बिहार से जो है प्यार हो गया है। हमारी कैट भी आपके लेक्चर देखती है, बहुत बढ़िया। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में किस पे जोर देते हैं? जनरल इंटेलिजेंस, वो तो बात ही नहीं कर रहे कि एक सामान्य बुद्धि होती है, इसकी बात तो स्पीयरमैन कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं अलग अलग बुद्धि है, सामान्य विशिष्ट को छोड़ दो। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, या द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे की अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं, इसकी बात कर रही है। हाँ कंडीशनिंग स्किल की बात बिल्कुल नहीं करेगी, ये व्यवहारवादी करते हैं, ये वर्ड ही नेगेटिव है आपका, है ना। पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिखते लिखते क्या है, नेगेटिव वर्ड है ये कंडीशनिंग यहाँ पे। ठीक, तो जनरल इंटेलिजेंस नहीं। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, जी नहीं,
ये क्या है, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ, सिर्फ स्कूल की बात थोड़ी कर रहे हैं वो, प्रत्येक व्यक्ति की जो विशेष क्षमता है उस पर ध्यान देती है ये थियोरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। बस ये आखिरी सवाल है, फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसके सिवाय, यानी किसकी बात नहीं करता है। फटाक से आप जवाब देंगे। ये कहता है डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। हाँ, सही बात है। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू, यानी डिफरेंट मेथड से पढ़ाओ, सही है। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, आप बच्चे का टेस्ट या आकलन भी तो अलग अलग मेथड से करा सकते हो, जब अलग अलग मेथड से पढ़ा सकते हो उसको, तो टेस्ट भी सेम तरीके से क्यों लेना है सबका, किसी से ओरली क्वेश्चन पूछ लो, किसी से एक्सपेरिमेंट करा लो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, इसकी बात इस थ्योरी में कहीं नहीं हुई है कि ईक्यू आईक्यू से संबंधित है, यानी आईक्यू को तो ये बहुत बढ़िया मान ही नहीं रहे। इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बाय इंडिविजुअल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि प्रक्रमण की संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इंटेलिजेंस क्या है, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को इंक्लूड कर सकता है। ये बात एकदम सही है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से रिलेटेड नहीं है, इस पे इन्होंने कोई चर्चा अलग से नहीं की है। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप ये देख लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, उसको लर्निंग स्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ टास्क्स टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है, यानी डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, इसलिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रही हैं। लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, एक बच्चा है जो सुन के सीखता है, दूसरा बच्चा है जो करके सीखता है ना। तो ये कोहलबर्ग को फॉलो करती हैं ये टीचर, गार्डनर को, वाइगॉस्की को, पियाजे को। देखो ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका मतलब गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं कि बच्चे अलग अलग तरह से, ये बताया था ना शुरुआत में ही कि गार्डनर ये मानते हैं कि डिफरेंट बच्चे डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं, यानी अलग अलग तरह से सोचते हैं, इसलिए वो अलग अलग तरह से सीख भी सकते हैं। ये बात गार्डनर मान रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, ठीक, क्लियर है। चलिए, इतनी बात क्लियर है आज के लिए, फिर हम इतना ही रखते हैं। आउट ऑफ 6 कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए या समझ पाए वो आप बताइएगा कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थिंकिंग मतलब चिंतन होता है, लर्निंग मतलब अधिगम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, टड़ा। आगे बढ़े।